नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के लगभग 4 महीने बाद 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आने की बात कही है। बताया जा रहा है कि पीएम लगभग 4 से 5 घंटे वाराणसी में रहेंगे और इस दौरान 3 जगहों पर कार्यक्रमों में पीएम शामिल भी होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को इस दौरान संबोधित करेंगे, जहां 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। खबर सामने आई है कि उनकी जनसभा में करीब 20,000 से लेकर 25,000 लोग तक शामिल हो सकेंगे। बीजेपी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि इसमें स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सीवेज, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस बीच पटना के पारस अस्पताल में भर्ती बिहार के पूर्व सीएम और राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाने की भी तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत की और स्वास्थ्य की जानकारी ली है। बताया यह भी गया है कि तेजस्वी ने बिहार की जनता से भावुक अपील भी की। और आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर गिर गए थे। इसी बीच उनके कंधे की हड्डी टूट गई है। बताया जा रहा है कि शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी उन्हें गंभीर चोट आई थी और वो पहले से कई रोगों से भी जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार के तड़के उनकी हालत बिगड़ने पर पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल भारत में सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाने वाला है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात का ऐलान किया और कहा कि इससे दिल्ली को दुनिया में एक अलग पहचान दी जा सकेगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि अगले साल दिल्ली में 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये देश का एक सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल इसे बनाया जाएगा। पूरी दुनिया से इस बीच लोगों को आमंत्रित भी करेंगे, जिससे कि दिल्ली और दिल्ली की संस्कृति का लोग अनुभव कर सके। बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान करते हुए बताया कि अगले साल ये दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा। मामला फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जनपद के हदगांव थाना क्षेत्र के कस्बा छिवलाहा का यह मामला है, जहां पर सुमित मौर्य की वीडियो फोटो शूटिंग के दौरान जो स्टूडियो है उसकी दुकान बताई जा रही है, जहां पर मोहल्ले के ही एक मुस्लिम युवक पीडीएफ की प्रिंट निकलवाने पहुंचा था। प्रिंट के 10 रुपए देने को लेकर यह बहस हुई और कुछ ही देर बाद रुपए की बहस करने वाला युवक अपने घर वालों को लेकर आया और सभी दुकान में घुसकर मारपीट करने लगे। बताया गया है कि दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। जो भी वैध कार्रवाई होगी अब वो अमल में लाई जाएगी। फतेहपुर यूपी प्रिंट के पैसे न देने को लेकर ये बहस शुरू हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान दुकान में जो मारपीट हुई उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जहां देखा जा रहा है कि एक छोटी सी दुकान है, यहाँ पर ये तमाम लोग बाहर से आए और मारपीट की जा रही है। मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा कल जिला अस्पताल में खोई हुई लगभग 4 साल की बच्ची को बरामद कर लिया गया है। साथ ही इस बरामद की गई बच्ची को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। और आपको बताते चलें कि कल जिला अस्पताल में विद्यांचल की अष्टभुजा निवासी महिला थी और जो कि अपनी बच्ची के साथ दवा लेने आई थी। अस्पताल परिसर में मां के द्वारा दवा लेने के दौरान ही ये बच्ची भटक गई और लावारिस हालत में बच्ची चौकी पुलिस के हाथों लग गई। हालांकि पुलिस ने बच्ची की मां को सुपुर्द कर दिया है। तो वहीं इस पूरे अच्छे काम के लिए पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया गया। क्षेत्र में अस्पताल चौकी अंतर्गत एक छोटी बच्ची मिली थी। उस पे हमारे जो संबंधित चौकी के हमारे पुलिस के जो साथी हैं उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया। इस छोटी बच्ची के माता पिता को ट्रेस किया।
टेक्निकल एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पे, फुटेजेस के आधार पे उनकी माता तक पहुंचा गया है और आज इस बच्ची को सकुशल उनकी मां को सौंपा गया है। ये एक चैलेंजिंग टास्क था और इस टास्क को सही ढंग से करने वाले एवं बच्चे को मां तक पहुंचाने वाले जो भी हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं उनको 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है एवं भविष्य में भी निर्देशित किया है मैंने जितने भी हमारे पुलिस के साथी हैं कि ऐसे जो भी छोटे बच्चे जो मिलते हैं उनको तत्परता से उनके माता पिता तक पहुंचाया जाए या माता पिता जो भी कंप्लेन लिखाते हैं अपने बच्चों के गुम होने के, उस पर भी त्वरित रूप से पुलिस कार्रवाई करे और अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको माता पिता तक मिलवाए। सराहनीय कार्य करने वाले आज इस टीम को 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है और जनपद मिर्जापुर की पुलिस भविष्य में भी इसी तरीके से तत्पर हो। और इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब फिल्म अभिनेता सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत को जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि हस्तिमल सारस्वत को धमकी भरा एक पत्र जोधपुर में ओल्ड हाई कोर्ट के जुबली चेंबर की कुंडी में मिला। धमकी दी गई है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों का ये संकेत है और उसके बाद एहतियात के तौर पर हस्तिमल सारस्वत के घर पर अब सिक्योरिटी लगाई जाएगी। इस बीच ये भी बताया गया कि खुफिया पुलिस भी इस मामले पर अब नजर रखे हुए है। हस्तिमल सारस्वत को भी वैसे ही धमकी भरा पत्र मिला है जैसे कि सलमान और सलमान खान के पिता को दिया था। और इस बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री बिजली देने के वादे पर मोहर लगा दी है। इसी को लेकर एक ट्वीट में जानकारी देते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि हर बिल पर 600 यूनिट बिजली माफ करने को लेकर आज कैबिनेट की मोहर लग गई है। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब में फ्री बिजली देने का वादा किया था और इसी को लेकर यह वादा पूरा न होने पर विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर खूब निशाना साधा। और अब 6 जुलाई को एक ट्वीट के जरिए सीएम भगवंत मान ने लिखा है कि पंजाब की जनता को हमने एक बड़ी गारंटी दी थी कि सरकार बनते ही हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और सरकार के इस फैसले पर आज कैबिनेट की मोहर लग गई है। अब हर साल हर बिल पर करीब 600 यूनिट बिजली माफ की जाएगी। कहा यह भी गया कि हम पंजाब की जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। यहां बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच बुधवार को जिले के 4 कॉलेजों में 7 सेंटरों पर परीक्षाएं करवाई जाएंगी और 2 पालियों में ये परीक्षा संपन्न की जाएगी। इसी बीच दोनों पालियों में 7,000 परीक्षार्थी ये परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। बताया भी गया कि डीएम ने परीक्षा की सूचिता के लिए सभी अधिकारियों को कड़ी हिदायत भी दी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को केंद्र का प्रतिनिधि नियमित किया है। साथ ही साथ 7 अधिकारियों को स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी बनाया गया। अमेठी, यूपी और यूपी में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और इसी बीच सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये परीक्षा की जा रही है। आज जो है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। इस जनपद में 7 सेंटर हैं, केवल परीक्षा केंद्र 4 हैं। कई सेंटरों पे 3 ऐसे सेंटर हैं हमारे जो 2-2 ब्लॉक बनाए गए, एबी ब्लॉक बनाए गए। टोटल यहाँ दोनों पालियों को लेकर 2 पाली में परीक्षा होगी। 9 से 12 प्रथम पाली है और 2 से 5 सेकंड पाली है। प्रत्येक पाली में 3500 बच्चे हैं और एक सेंटर पे एबी ब्लॉक मिलाकर 1000 बच्चे एक सेंटर पे हैं दोनों पालियों में। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा की एसपी साहब ने, एसएस ग्रीव महोदय ने और डीएम साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सुरक्षा व्यवस्था में हमारे प्रत्येक केंद्र पे एक सीओ लगे हुए हैं और एक गेट के बाहर 500 मीटर पे सभी दुकानें बंद हैं। प्रेस आदि की जो दुकानें होती हैं वो सब बंद हैं। फोटो स्टेट दुकानें बंद हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान नहीं खुली हुई है और प्रत्येक केंद्र पर 1 इंस्पेक्टर, 4। और अब मामला बदायूं से है, जहां जिला महिला अस्पताल का ये मामला नजर में आया है। अस्पताल में डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा खेल देखने को मिला। दरअसल वार्ड आशाओं के माध्यम से मरीज से अवैध वसूली कराई जाती है। यहां तक कि बिना पैसे दिए अस्पताल में कोई भी काम नहीं हो सकता। दावा यह भी किया गया कि आशा रुपए भी ले रही हैं और बोल भी रही हैं कि अस्पताल में भ्रष्टाचार ही खत्म नहीं हो सकता है। भले ही यूपी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती हो, लेकिन बदायूं का यह जिला अस्पताल, जहां महिला अस्पताल में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे लोगों में परेशानी है। बताया जा रहा है कि जिला महिला अस्पताल कुछ ही और
बयां कर रही है ये हकीकत। और यूपी में बदायूं में इस तरह का ये खेल भ्रष्टाचार का महिला अस्पताल में चलाया जा रहा है। अस्पताल में चल रहा डॉक्टरों का ये बड़ा खेल मरीजों से अवैध वसूली का जारी है। पैसे नहीं जाते हैं। मैं पहले दिन आई थी तो बोल रहे थे पैसे जाते हैं, फीस जाती है 100 रुपए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं 100 रुपए डाल दूंगा। तो फिर बोल रहे दूसरे दिन आई थी लगवाने, जो बोतल लगती है एक बोतल पे 100 रुपए हर बार में जाते हैं। तो मैंने कहा हर बार में पैसे मेरे पे नहीं है, मैं लेके ही नहीं आई हूँ पैसे। तो बोले नहीं लगेगा, जाओ। तो मैं नीचे गई थी तो उधर कमरा उसमें गई तो भैया मेरे साथ आए तो फिर ऊपर मैं कह के आई थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संबोधन भी दिया और कहा कि वो एक महान शिक्षक थे, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगर कश्मीर आज भारत का हिस्सा है तो ये उनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही संभव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मैं प्रदेश शासन की तरफ से भारत माता के इस सपूत को उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो महान शिक्षाविद थे और स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ समाज सेवी भी थे। स्वतंत्र भारत में उनकी सेवाओं को लेकर के आज पूरा देश में स्मरण करता है। कश्मीर आज अगर भारत का हिस्सा है तो उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संघर्ष और उनका बलिदान, जिससे उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया है। आज उनके 140वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत माता के इस महान सपूत को प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो आजाद भारत में नारा दिया था, और जहां एक और देश भर में ईद का पवित्र त्योहार रविवार को मनाया जाएगा और इसी को लेकर अब लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन अगर बात अलीगढ़ के ईदगाह की जाए तो ईदगाह में ईद की नमाज आयोजित की जाएगी और ईदगाह में गंदगी को लेकर स्थानीय पार्षद और लोगों में आक्रोश व्यक्त है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा हालात बदतर नजर आ रहे हैं। 3 दिन बाद ईद की नमाज की जाएगी, लेकिन नगर निगम के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। यही कारण है कि आज उनके द्वारा खुद सफाई का जिम्मा उठाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि यहाँ लोग खुद से सफाई कर रहे हैं और जो कूड़ा कचरा है उसे जलाया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ईद के हर मौके पर यहाँ 15 दिन पहले सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो जाती थी और नाला गैंग भी लगती थी। नाला गैंग 4-5 दिन लगी है, पूरे बाढ़ की स्थिति खराब है। 4 दिन नाला गैंग लगने के बाद हट जाती है। यहाँ के कर्मचारी वहाँ चले जाते हैं क्वारची पे, कोई हीरानगर चौराहे पे, कोई नादे पुल के चौराहे पे, लेकिन यहाँ के कर्मचारी चले जाते हैं। यहाँ पे कभी कोई कर्मचारी ना आया और 2 कर्मचारियों का इंतकाल हो गया, आज तक उनकी वापसी न हुई। 4.5 साल से कह रहे हैं सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए, आबादी बढ़ी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई ना हो रही। 4.5 से यही चल रहा है और इसी तरीके से सफाई हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ईद के हर देखिए करीब हम 10 दिन से इंस्पेक्टर साहब से कह रहे हैं, अनिल इंस्पेक्टर हैं, कि हमारी ईदगाह पे नमाज होनी है। हमेशा सदियों से ये चला होता आ रहा है कि 1 महीने पहले यहाँ के इंस्पेक्टर जो हैं, स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। इस बार हमें ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरह से स्वास्थ्य अधिकारी और अनिल इंस्पेक्टर कोई हमें जवाब देने को तैयार नहीं है कि ईद की नमाज हम ईदगाह के अंदर पढ़ें, बाहर पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कोई जगह नहीं है हमारी नमाज पढ़ने की। क्या आपने खुद सफाई करी आज हमने खुद सफाई नहीं, आगे भी हम लोग करेंगे। सुबह 6 बजे से हम लोग लगे हुए हैं और 3 दिन से इनके हम मीडिया के माध्यम से और तमाम माध्यम से हम इनकी खबरें पहुंचा रहे हैं। और स्वास्थ्य अधिकारी तो इतना हैकर है कि वो फ़ोन ही नहीं उठाता जनप्रतिनिधि के। जब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा स्वास्थ्य अधिकारी तो आम जनता बताइए कैसे। देखिए 10 जुलाई को ईद उल अज़हा का त्यौहार है और हर बार ऐसा होता है, हर साल
कि ईद से 10 दिन पहले यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, लेकिन इस बार मात्र 3 दिन ईद के बचे हैं और अभी तक कोई सफाई यहाँ नहीं हुई। ना मेयर साहब कोई सुध ले रहे, ना नगर निगम की कोई टीम सुध ले रही। अभी मेरी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से फ़ोन पे बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज से लेकर कल तक पूरे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था हम करा देंगे। हम उनका आश्वासन देख रहे हैं। अगर कल तक सफाई व्यवस्था नहीं हुई तो हो सकता है हमें आंदोलन भी करना पड़े और यही ईदगाह पे धरने में बैठ जाएंगे अगर कल तक सफाई व्यवस्था नहीं की गई। ये चेतावनी है नगर निगम की टीम को, नगर निगम के अधिकारियों को। नगर विकास मंत्री जी आते हैं, पूरा अमला वहाँ पूरे दिन लगा रहता है, लेकिन ईदगाह पे और ईद की नमाज की और इस बीच रुक करेंगे ताजनगरी आगरा का, जहां आगरा के एक आवास में विकास में सामूहिक सुसाइड ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि एक पति पत्नी और बेटी के शव फंदे से लटका हुआ मिला है और छोटे बेटे ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। उसने कमरे में लटके हुए इन शवों के बारे में बताया और कहा कि उसे डर लग रहा है। मामला है आगरा के थाना सिकंदरा के अंतर्गत आवास विकास सेक्टर 10 का, जहां सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया। बताया गया है कि मंगलवार की रात को यह पूरा परिवार एक ही कमरे में साथ सोया हुआ था। सुबह करीब 7 बजे सोनू का बेटा श्याम नीचे आया और खेलने लगा। जब उसके एक परिचित ने उससे कुछ सामान मंगाया तो उसने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने ये बताया कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मम्मी पापा और बहन लटके पड़े हैं, मुझे डर लग रहा है। इसी के बाद लोगों को इस घटना की जानकारी हुई। सोनू के जीजा विजय कश्यप और अन्य लोग भी घर पे पहुंचे और देखा कि तीनों ही शव फंदे से लटके हुए थे। इस बीच लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतारा है। तो वहीं इस बीच एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना है कि सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है और फिलहाल तीनों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी, उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के 2nd फ्लोर पे रहता था। इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला आया था। उसी के द्वारा सूचना दी गई परिवार वालों को कि ऊपर ऐसी चीज़ उसको लग रहा है, उसको आशंका है कि ऐसी चीज़ हुई है। वहाँ पे जा कर के इनके परिजनों द्वारा देखा गया तो हैंगिंग पोजीशन में थे पूरी बॉडी और उनको इन्होंने उतारा। पुलिस मौके पे आई। आगे की और जो पंचायतनामा है 174 CRPC की। और इस बीच यूपी के मथुरा के नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने मंगलवार को अपना पदभार संभाल लिया है। तो वहीं मथुरा के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा, प्रेस वार्ता की और इस दौरान कहा कि ड्रग्स और नशे के कारोबार को रोकने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मथुरा जनपद की जनता यातायात से भी बहुत परेशान है। कहा गया कि उन्हें साफ सुथरी यातायात व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक प्रेस वार्ता की गई थी और इसी दौरान ये साफ किया गया है कि आने वाले समय में जो समस्याएं हैं लोगों की, उनका निस्तारण किया जाएगा। और इसी बीच रुक करेंगे गोरखपुर का। गोरखपुर आए उत्तर प्रदेश के सिंचाई और जनपद प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता के दौरान ही सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा पेश किया गया और बताया गया है कि मीडिया के सामने कहा गया कि आज सरकार द्वारा पौधारोपण की महायोजना चलाई जा रही है। इसमें मंत्री, कार्यकर्ता समेत बीजेपी से जुड़े तमाम लोगों के अलावा आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो वहीं उनके आगे कहा गया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा डबल रफ्तार से बह रही है। आजमगढ़ की जनता जनार्दन ने नकार दिया। उनको एक यादव नहीं मिला कार्यकर्ता वहां पर। और इस समय दुनिया के देश के अंदर जातिवाद को और वंशवाद को जनता जनार्दन स्वीकारने वाली नहीं है। वह समझ गई जनता एक लूटने के लोग बैठे हैं और एक सिरे से इनको नकार देगी जिसकी ये लोग कल्पना नहीं करेंगे। यदि नहीं इन्होंने समझा और नेतृत्व बदलने की कोशिश नहीं किया, परिश्रमी कार्यकर्ता को, ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व को, यदि ये लोग उसी पर परिवार जैसे
कुंठा कुंडली मार के बैठे रहेंगे। जनता इनको सिरे से निकाल देगी और धरातल पर आ जाएंगे। आज इनके पार्टी में निराशा, आजमगढ़ रामपुर हारने के बाद एक निराशा का माहौल है और ये इनको नुकसान होगा, इसलिए एसी के बाहर। और इस बीच महंगाई की मार से परेशान जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी। बताया जा रहा है कि अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के लिए आपको 50 रुपए ज्यादा का भुगतान करना होगा। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए होगी, जबकि पहले इसकी कीमत 1003 रुपए थी। तो वहीं नए दाम आज से ही प्रभावी हो गए हैं। इसके अलावा 5 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी हुई है और यहां पर आपको बता दें कि 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 8.50 रुपए की कमी आई है। आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले तेल वितरण कंपनियों की ओर से कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा किया गया था और अब बुधवार की सुबह को घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई। अब बात करते हैं मानसून की। तो जुलाई के पहले हफ्ते में ही तेजी के साथ मानसून सक्रिय हो गया है और ये मानसून देश के अधिकांश हिस्सों में फैल भी चुका है। राहत की बरसात मानसून लेकर आया है, लेकिन पूर्वोत्तर के बाद अब दक्षिण से लेकर उत्तरी और पश्चिमी भारत भी झमाझम बारिश से तर हो रहा है। दिल्ली, मुंबई के अलावा मध्य प्रदेश के कई शहरों, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। इन इलाकों में कुछ स्थानों पर अगले कुछ घंटों में भारी बारिश भी हो सकती है। बताया भी गया कि इस बीच निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर मध्यम से तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं। इनके असर से देश के कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस पूरे सप्ताह बारिश के आसार हैं और मुंबई में बारिश का दौर भी जारी रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत उत्तराखंड में भी अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों समेत विदर्भ, मराठावाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी पूर्वानुमान जताए गए। ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अगले 3 से 4 दिनों में मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश से बाढ़ के भी हालात बन सकते हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।